आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आज का ये प्रैक्टिस सेशन है वो आपकी उसी तैयारी को और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये हमारी सीरीज़ चल रही है स्पेशली जिसमें हम कवर अप कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और अभी तक हमने कई डिफरेंट सब्जेक्ट की पेडागोजी को कवर किया है। आज मैं आपके साथ जिस सब्जेक्ट की पेडागोजी के क्वेश्चंस को कवर अप करूंगा वो है आपकी मैथ। इससे पहले आपकी ईवीएस हो गया है, सोशल साइंस हो गया है, हिंदी से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन है वो हमने कवर अप कर लिए हैं। इसके साथ आपका साइंस पेडागोजी की भी कवर अप हो गई है। तो आज मेनली हम जो फोकस करेंगे वो है मैथ सब्जेक्ट की पेडागोजी पर। और ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 मैथ एंड साइंस से भरते हैं, है ना। अगर आपने सोशल साइंस से फिल किया है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि ये क्लास आपके लिए नहीं है। आपके लिए सोशल साइंस वाली क्लास है वो आप देखिए। और अगर आपने पेपर 1 भी फिलअप किया है उसके साथ ही तो आपके लिए ईवीएस साथ ही साथ आपका हिंदी हो गया। और कुछ दिन बाद अभी हम रिसेंटली कोशिश करेंगे मैथ की कवर अप करने के बाद कि इंग्लिश पेडागोजी भी लेके आएँ, तो वो आप देख सकते हैं। बिना देरी करे आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने की कोई क्वेरी या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पेडल अब ऑफिशियल ग्रुप पर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको इन प्रैक्टिस सेशंस की पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू वाली तो पेडल अब ऑफिशियल चैनल पर आपको टेलीग्राम पर ये मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी। अदरवाइज़ आप क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप साइंस भी पढ़ रहे होंगे। इसके लिए अगर आप बेहतरीन तरीके से साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई करके पूजा मैम का एक चैनल है, तो आप जाके उनसे साइंस पढ़ सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर कंटेंट बेहतरीन लगेगा और बहुत चुनिंदा कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की कि एक शिक्षक कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिणाम के बारे में पूछता है। उसने शैलजा से अपने शब्दों में समाधान बताने के लिए कहा, लेकिन शैलजा समस्या को सही ढंग से बताने में सक्षम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको उसका हल आता नहीं हो। तो आपको ये बताना है शैलजा की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। परिमाप की अवधारणा उसे समझ में नहीं आती, या उसका जो मौखिक क्षमता है वो बेहतरीन है, या उसकी भाषा में प्रवीणता निम्न है और गणितीय प्रवीणता भी निम्न है। भाषा प्रवीणता निम्न है और जो गणित की प्रवीणता है वो उच्च क्वालिटी की है, या फिर खराब आत्मविश्वास का स्तर है और जो गणितीय कौशल है वो बहुत उच्च स्तर का है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन से ही हम टॉपिक या पॉइंट्स को उठाएं तो उसमें बोला गया है कि सही ढंग से हल करने में तो सक्षम है लेकिन वो समझाने में, उस चीज़ को बताने में सक्षम नहीं है। तो कहीं ना कहीं बताने का सेंस आपकी मौखिक क्षमता से होता है। तो उसकी जो भाषा प्रवीणता है, जो बताने का कौशल है, वो उसका निम्न स्तर का होगा। और जो उसकी गणितीय कौशल है, गणितीय प्रवीणता आप कह सकते हैं, वो कैसी होगी, वो उच्च स्तर की होगी। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये तो आपका बेसिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, या आप किसी स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला है कि वह कौन सा परीक्षण है जो उपचारात्मक शिक्षण के लिए भाषा पाठ्यक्रम के अंत में दिया जाता है। मतलब उस परीक्षण का आपको नाम बताना है जो कहीं ना कहीं आप उपचारात्मक शिक्षण करने के बाद पाठ्यक्रम के अंत में बच्चे को उपलब्ध कराते हैं। क्या वो नैदानिक है, स्थान है, स्थानन है, या उपलब्धि है, स्मृति परीक्षण। तो अगर जब भी आप देखें, नॉर्मली आप जब उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं तो इससे जो चीज़ जुड़ी होती है वो आपका नैदानिक परीक्षण होता है। ठीक है। नैदानिक परीक्षण में कहीं ना कहीं बच्चों को आप एक निदान या उस समस्या का समाधान उपलब्ध कराते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे की अधिगम की जो प्रक्रिया है वो एक बेहतरीन स्तर तक जा सके। और इसकी शुरुआत उपचारात्मक शिक्षण से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नैदानिक आपका परीक्षण है वो इसमें लिखा भी है कि भाषा पाठ्यक्रम के अंत में दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात करें स्थानन परीक्षण की तो इसमें कहीं ना कहीं जो छात्र की आपसी कक्षाएं हैं उनमें शिक्षण कौशल के स्तर को निर्धारित किया जाता है कि बच्चा अगर एक कक्षा में है, अगली कक्षा में उसके कौशल का जो स्तर है वो क्या होगा। इस तरीके के परीक्षण के लिए आप स्थानन परीक्षण का उपयोग करते हैं। उपलब्धि परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो उपलब्धि परीक्षण में आप ये देखते हैं कि बच्चे ने किस ग्रेड में या किस कौशल में कितनी ग्रेड हासिल की, या उस पर्टिकुलर कौशल में उसकी उपलब्धि कितनी है, कितना उसने कौशल को सीखा, कितना उसका ज्ञान उसने अपने अंदर समाया है। स्मृति परीक्षण की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चे की संज्ञानात्मक कौशल को आप देखते हैं, जिसमें कहीं स्मृति के उसके विकास के बारे में आप जानना चाहते हैं कि संज्ञानात्मक रूप से बच्चे में कितना विकास हुआ है। तो ये बाकी ऑप्शन है उनका डिस्कशन था। अगला है कि जोड़ तोड़ मॉडल हो गया, आपका स्थिर चित्र हो गया, लिखित प्रतीक हो गया, बोली जाने वाली भाषा हो गया, या लिखित भाषा है, वास्तविक विश्व की स्थितियां या संदर्भ। आपको ये बताना है ये जो 5 रूप आपको देखने को मिल रहे हैं ये किसके 5 रूप के अंतर्गत आते हैं।
तो अगर बात करें, ये वैसे तो आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने मैथ पेडागोजी पढ़ी है तो इसमें एक स्तर के रूप में आपको ये 5 आपको इंटरडिपेंडेंट स्टैंड्स देखने को मिलते हैं, जो 5 रूप में विभाजित हैं। अगर बात करें वो कौन से हैं, तो आपको ये याद कर लेना। पहला है जोड़ तोड़ का मॉडल, दूसरा है स्थिर चित्र का, तीसरा है लिखित प्रतीक का, चौथा है बोली जाने वाली भाषा और लिखित भाषा का, पांचवा है आपका वास्तविक विश्व की स्थितियां या संदर्भ। ठीक है। अब ये एक्चुअल में है क्या, ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इनको 5 स्तरों में डिवाइड किया गया है, जो कहीं ना कहीं आपस में इंटरडिपेंडेंट स्टैंड्स को दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे आपको ये बताना है। तो ये जो चीज़ के अंतर्गत आएंगे वो गणितीय चिंतन और विचार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो गणितीय चिंतन या विचार है उसी को आप जोड़ तोड़ मॉडल कह सकते हैं। और मतलब किस तरीके से अगर बात करें कि गणितीय चिंतन में या विचारों में, आप जैसे डेली यूज की अगर दैनिक जीवन की हम बात करें, तो आप देखते होंगे कि दैनिक जीवन में आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोई बच्चा दुकान पे गया है ना, उसने कहा अच्छा ये 2 टॉफी ये दे दो, ये 2 चिप्स दे दो, तो उसने कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ मॉडल को अप्लाई किया। इसी तरीके से स्थिर चित्र, उसने देखा अच्छा ये बोतल बड़ी है ये छोटी है, तो इस तरीके से उसने उस मॉडल को अप्लाई कर दिया। लिखित प्रतीक, जैसे उसने मतलब जब धीमे धीमे जोड़ घटाना गुणा की जो प्रतीक है, जो सिंबल है, उनका उपयोग करना जानता है, तो उसे आप लिखित प्रतीक के अंतर्गत रख सकते हैं। इसी को अगर भाषाई रूप में कन्वर्ट कर दे, वो कह दे अच्छा 10 रुपये लेके गया, 5 कम हो गए या 7 बच गए, इस तरीके की जो भाषा का वो उपयोग करे, चाहे लिखित में या मौखिक रूप से, तो उसे बोली जाने वाली भाषा और लिखित भाषा के रूप में ले लेंगे। और इसी को अगर वो वास्तविक स्थितियों में संदर्भित करना सीख गया, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अपने जो मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी है उसमें दक्ष हो जाएगा। और इनको 5 रूपों में निरूपित किया गया है, तो ये 5 रूप आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हस्तकौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो डैश को संदर्भित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन सेम, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन रखना इंपॉर्टेंट समझा, ताकि आपको पता चले कि एक ही क्वेश्चन को भाषा का कैसे घुमाव तरीके से आपके सामने लाया जाता है। तो इसका भी जो गणितीय विचार आंसर होगा, और इसमें वही 5 रूप दिए गए हैं आपके, स्थिर चित्र हो गया, लिखित संकेत हो गया, मौखिक और लिखित या भाषाई संसार की स्थितियां, संदर्भ। तो आपको अब समझ में आ गया होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथमेटिकल पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रम में समस्याओं को प्रस्तुत करके कक्षा में गणितीय भाषा में प्रवीणता को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब आप अपनी चाहते हैं कि आपकी कक्षा में जो गणितीय भाषा है, जिसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज कह सकते हैं, उसमें समस्याओं को समाधान करने के लिए किस रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। दैनिक जीवन की भाषा आएगी, पहले गणितीय स्थिति की भाषा आएगी, गणितीय समस्या समाधान की भाषा आएगी, फिर प्रतीकात्मक भाषा आएगी। इसी तरीके से इनको अलग अलग क्रम में डिवाइड किया गया है। तो आप चाहें तो ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट का पॉइंट है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि ये किस क्रम में जाता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जब गणितीय भाषा का आप उपयोग करना सीखते हैं या बच्चे को उपयोग करना सिखाते हैं, तो जो पहली भाषा के तौर पर गणितीय रूप में आती है सामने, वो है दैनिक जीवन में बोली जाने वाली भाषा। कैसे, जैसे आप कभी कभी से प्री नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं कि आप बच्चे से कहेंगे अच्छा तुमने जो पी रहे हो वो छोटा है या बड़ा है, गिलास में कम पानी है ज़्यादा पानी है, तो वो जो भाषा बच्चा मैथमेटिकल टर्म्स के रूप में यूज़ कर रहा है वो उसकी दैनिक जीवन की भाषा है ना। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब धीमे धीमे जब वो इनसे आगे बढ़ता है तो गणितीय स्थिति की भाषा पे आता है, कि मतलब गणित के नंबर कॉन्सेप्ट पे आता है कि उसने 2 लिए 4 दिए, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और आगे जब बढ़ता है तो उसे जो पर्टिकुलर एक समस्या दी जाती है गणितीय रूप में, फिर वो उसकी भाषा का उपयोग करना सीखता है। ठीक है, और अंत में जाकर वो सिंबल मतलब प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करना सीख जाता है, जैसे जैसे वो इस कौशल में दक्ष होता चला जाता है। ठीक है, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर भी आपका जो सही बनेगा वो पहला बनेगा। प्रतीकात्मक भाषा में आप ऐसे समझते हैं, कई सिंबल हम गणित में यूज़ करते हैं। अगर आप नॉर्मली कहना चाहें तो ये भी आपके जो गणितीय संक्रियाएं हैं ये भी एक तरीके से आपका सिंबल का ही काम करती हैं। तो एक इन्हें गणितीय प्रतीकात्मक संकेत कह सकते हैं, प्रतीकात्मक भाषा कह सकते हैं। अदरवाइज आप जो प्रोपोर्शनल दिखाते हैं कि इस चीज़ का प्रोपोर्शन इससे है, या आप इक्वल, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, ये प्रतीकात्मक भाषा के अंतर्गत आती है, जो आप कहीं ना कहीं उन्हें लिख के निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सटीकता गणित की एक महत्वपूर्ण प्रकृति है जिसका संबंध है। सटीकता, क्योंकि मैथ में आप जानते हैं कि हम या तो सही होते हैं या गलत होते हैं, बीच का इसमें कोई रास्ता होता नहीं है। तो जो सटीकता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं, सुस्पष्टता को, शुद्धता को, सत्यता को, या उपरोक्त में से सभी। तो हमारा वैसे फेवरेट जो आंसर है वो है उपरोक्त में से सभी, और यहाँ भी जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा, क्योंकि सटीकता के अंतर्गत आपकी सुस्पष्टता आती है, शुद्धता भी आती है और आपकी सत्यता भी आती है। ठीक है,
मुझे उम्मीद नहीं है कि इस पे ज़्यादा हमें एक्सप्लेन कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप बताइए। वैसे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है नहीं। अब बात करते हैं कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन को छाँटना है, ऐसे ऑप्शन को छाँटना है जो कहीं न कहीं सांख्यिकीय पद्धति या सांख्यिकीय विचारधारा, सांख्यिकीय भाषा से जुड़ा हुआ है। क्या पेन की कीमत क्या है? ये जो क्वेश्चन है वो कहीं न कहीं सांख्यिकीय से जुड़ा हुआ है। गाड़ी चलाने के लिए कौन-सी सड़क सबसे उपयुक्त या सुरक्षित है? इस तरीके का क्वेश्चन आपकी सांख्यिकीय प्रकृति से जुड़ा हुआ है। या एक दी गई माचिस की डिब्बी में कितनी तीलियाँ हैं? या फिर आपका फर्श में दिए गए क्षेत्रफल को ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो पहले सबसे पहले आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप समझें कि सांख्यिकीय प्रकृति क्या होती है। अगर आपने पढ़ा है मैथ, अगर आप पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो आपने स्टैटिक्स नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें आपको कई अलग अलग तरीके के ग्राफ वगैरह बनाने सिखाए जाते हैं। उसमें आप एक मान सकते हैं कि वेन डायग्राम भी उसका पार्ट है ना। लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो पेन की कीमत क्या है, इसमें आप ग्राफ नहीं बना सकते, ये सांख्यिकी में नहीं आएगा। ठीक है, माचिस में कितनी तीलियाँ हैं, इस पर भी आप कोई ग्राफ के द्वारा इंगित नहीं करा। या प्रोबेबिलिटी जिसमें आती है वो भी सांख्यिकी का ही पार्ट होगी। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता है, इसको भी आप उस तरीके से नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर बात करें कि गाड़ी चलाने के लिए कौन सी सड़क जो है सबसे सुरक्षित है, इसको आप सांख्यिकीय पद्धति या सांख्यिकीय प्रकृति कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आपके पास मान लो रोड 1, रोड 2, रोड 3, इस तरीके की 3 रोड आपके पास हैं। ठीक है, अब तो आपने क्वेश्चन पूछा कि बताओ मतलब गाड़ी चलाने के लिए कौन सी सड़क सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो आपने कहा देखो 3 में से मान लो R1 अकेली सुरक्षित है, तो R1 मतलब 3 में से एक सड़क सुरक्षित है ना। इसको आप चाहें तो ग्राफ के तरीके से, या चाहें कि बाकी जो 2 है वो सुरक्षित नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें आप प्रायिकता को भी शामिल कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं सांख्यिकी का भी पार्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो अंतर्गत आएंगे वो आपकी सांख्यिकीय प्रकृति के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कथन में गणितीय शिक्षा शास्त्र की समकालीन समझ को अनुचिंतन होता है। मतलब आपको ये बताना है किस तरीके जो क्वेश्चन है या किस तरीके का शिक्षा शास्त्र है जो गणित की समझ को और विस्तृत या और बेहतर तरीके से आपके सामने डिफाइन करता है। सभी बच्चे गणितीय अवधारणाओं को समझने के योग्य नहीं है, इस तरीके के जो है वो आप मानते हैं कि गणितीय शिक्षा शास्त्र में इसकी कोई उपयोगिता है अनुचिंतन में। तो अगर आप ये कहते हैं एज अ टीचर कि जो सभी बच्चे हैं वो गणित नहीं सीख सकते, तो कहीं ना कहीं आप पहले खुद में ही उन चीज़ों को नेगेटिव मान के चल रहे हैं जो कि गणितीय शिक्षा शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात करें अगले ऑप्शन की कि गणितीय योग्यताएं सहजता हैं या गणितीय योग्यताएं जेंडर विशिष्ट हैं, तो ये भी जेंडर बायसेस का काम है, ये भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन 2 और 4 में आपको समझना होगा कौन सा बेहतर बैठेगा। गणितीय जो योग्यता है उनमें सहजता देखने को मिलती है, या गणित है जो सबके लिए एक समान है और सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं, इस तरीके की अवधारणा आपको गणितीय शिक्षा शास्त्र में कहीं ना कहीं अनुचिंतन की ओर ले जाएगी। तो आपका एज अ टीचर ये मानना होना चाहिए कि गणित सबके लिए ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक जेंडर के लिए या एक व्यक्ति के लिए गणित है, और जो गणित सीखना है वो सभी के लिए सुलभ है और सभी बच्चे जो है गणित सीख सकते हैं। उसी में आपकी गणितीय योग्यता है सहजता, ये गणितीय योग्यताओं के बारे में तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि गणितीय शिक्षा शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, गणितीय पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गणितीय खेल और पहेलियाँ किस में सहायता देते हैं। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें बताना है कि जो पहेलियाँ हैं गणितीय या खेल हैं वो आपको किस तरीके से एज अ टीचर हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में बच्चों को कहीं ना कहीं गणित के प्रति जो चिंतन है उसको स्थापित करने का काम करते हैं, बढ़ावा देने का काम करते हैं, या बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने में सक्षम होते हैं, या अध्यापक का कार्य कम करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है कि ताकि जो प्रश्न है उनको श्यामपट्ट पे हल किया जा सकते, उसको समाप्त किया जा सके। तो अध्यापक के बर्डन को कहीं ना कहीं कम करने का ये काम करते हैं, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का काम करते हैं। तो गणित के जो खेल हैं पहेलियाँ हैं वो कक्षा में अनुशासन का सीधा सा रोल इनका नहीं है। ठीक है, अध्यापक के काम को ही कम करते हैं, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है कि जो गणितीय खेल और पहेलियाँ हैं जो अध्यापक के काम को कम करने का काम करती हैं। लेकिन हाँ, जो गणितीय खेल हम कराएंगे बच्चों से, एक्टिविटीज़ कराएंगे, या जो पहेलियाँ हम उनसे पूछेंगे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पहेलियाँ जो एक्टिविटी होंगी वो उनके डेली लाइफ पर बेस्ड होंगी, है ना, जिनसे वो इजीली कनेक्ट कर पाएँ। तो गणित की शिक्षा है, गणित की जो लर्निंग है उसको दैनिक जीवन से जोड़ने का वो काम करेंगी, बिल्कुल सही है। और गणितीय के प्रति उनकी सकारात्मक अभिवृत्ति, मतलब उनकी मेंटलिटी जो गणित के प्रति एक डर की है ना, भागने की है कि नहीं गणित तो मुझे समझ में आएगा नहीं, गणित ना हो गया पता नहीं कौन सा भूत हो गया, उसकी जो मनोवृत्ति है उसकी अभिवृत्ति को वो सकारात्मक पक्ष के रूप में जोड़ने का काम करेगी। तो इसका सही आंसर होगा वो ए एंड बी होगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है।
जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको देखो क्वेश्चन से ही कई सारे ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो आपको आंसर की ओर ले जाते हैं। पहला है कि प्रारंभिक स्तर की बात की है, ठीक है। गणित अधिगम को छोटे बच्चों के द्वारा प्रदर्शित करने की ओर ये संकेत करता है और सांस्कृतिक विशिष्ट ज्ञान के ये उदाहरण है। क्या वो अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द है, संख्याएं संक्रियाएं हैं, तो ये होगा नहीं, क्योंकि प्री स्कूल के बच्चों को आप संख्या संक्रियाएं नहीं बताएंगे। दिक् स्थान संबंधी अभी आप छोटे बच्चों को दिक् स्थान मतलब दिशा का डायरेक्शन का भी ज्ञान एकदम से नहीं देंगे। गणितीय पहेलियों को हल छोटे बच्चों को आप बहुत गणितीय पहेलियों के बड़े बड़े हल के चक्कर में नहीं डालते हैं, लेकिन अधिगम जो बच्चे द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिन संख्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको आप बेहतर उदाहरण के तौर पे अधिगमकर्ता से ही बुलवाने का काम करेंगे। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि बच्चा आपके पास आया, उसने कहा सर मैंने 2 चॉकलेट खाई, तो जो 2 शब्द है 2 चॉकलेट का, वो कहीं ना कहीं उसी के द्वारा संख्या शब्द हो गया बोला हुआ। तो उसने जब अपनी कहानी ये बताई, तो उसे आप कहीं ना कहीं एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं जो बच्चे को गणित के ज्ञान की ओर लेके जाए, गणित के अधिगम की ओर लेके जाए, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं है। मतलब जो गणित की पाठ्य पुस्तक आप देखते हैं प्राथमिक स्तर पर, उनकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो अवधारणा को उच्च कक्षाओं से संबद्ध करना, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को आगे आने वाली कक्षाओं में भी मदद करें। तो बिल्कुल इस हिसाब से ही आपकी जो बुक्स हैं वो डिज़ाइन की जा सकती हैं कि वो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट आप आज पढ़ रहे हैं उसका आगे आने वाली कक्षाओं में विस्तृत रूप होता चला जाए, एक कनेक्टिविटी बनी रहे ना। अवधारणाओं का जो प्रस्तुतिकरण है जहाँ तक संभव हो प्रासंगिक विधि के माध्यम से किया जाना चाहिए। मतलब अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण यहाँ प्रासंगिक विधि से है, मतलब बच्चा जो भी आप अवधारणा उसके सामने ला रहे हैं, रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रासंगिक हो, यानी वो उनसे कनेक्ट कर पाए। ऐसा नहीं आप ऐसी कोई चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को जो उसकी कनेक्टिविटी या उसके एक्सपीरियंस से ही बाहर है, ठीक है। अवधारणा का जो प्रस्तुतिकरण हो वो पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। एक या तो ये ना हो कि एक साथ आप एक सारी चीज़ों को इकट्ठे रख दे रहे हैं उसके सामने, तो ये नहीं होना चाहिए। ये तीनों आपके कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में आते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया है कि जो प्रस्तुतिकरण है वो जटिल से सरल हो। ये इस हिसाब से गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गणित या किसी भी अवधारणा को पढ़ाने का जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है वो सरल से जटिल की ओर जाता है, ना कि जटिल से सरल की ओर। और पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर, तो नॉर्मली आपका सरल से जटिल ही होगा, और यहाँ उल्टा लिखा है इसलिए ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि वहाँ नहीं पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है। अगला है कि जो अल्पवयस्क या छोटे बच्चे होते हैं उनको जो आप पूर्व संख्या प्रक्रियाएं बताते हैं, पूर्व संख्याओं की संकल्पना के बारे में बताते हैं, तो उनमें कौन कौन से हिस्से शामिल किए जा सकते हैं। तो अभी हमने बात करी कि प्री नंबर के बारे में। पहले आपको ये समझना है प्री नंबर कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 1 और 2 की मैथ की बुक देखी है, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि बच्चों को स्मॉल और लार्ज के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। मतलब जैसे आप छोटा बड़ा कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा गया है। थिन और थिक के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बच्चों को पढ़ाई गई हैं। तो इनमें डायरेक्ट बच्चों को सीधे तौर पे संख्याओं से कोई कनेक्टिविटी नहीं कराई गई। उनसे पूछा गया अच्छा ये पेड़ बड़ा है, ये छोटा, तो बता, मतलब 2 पेड़ हैं, इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है। तो उनमें कहीं ना कहीं आपको संख्याएं देखने को नहीं मिलती हैं सीधे तौर पर, तो उसे कहते हैं प्री नंबर कॉन्सेप्ट। अब इसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपकी देखो जो गणना वाला शब्द है जो आपको बाकी 3 ऑप्शन में दिख रहा है, वो आपके बिना नंबर के होगा नहीं। अगर बिना नंबर के नहीं होगा तो वो प्री नंबर में आएगा नहीं। तो ये 3 आपके कट जाएंगे, जो सही बैठेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बैठेगा। इसको आप कह सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि किस तरीके से एलिमिनेट करके हम अपने सही आंसर तक पहुंचे, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न अगर हम पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक की कक्षाओं में आपको पैटर्न के कोई ना कोई चैप्टर पैटर्न पर बेस्ड मिलेगा। क्यों पढ़ाते हैं? आकर्षक होते हैं, या इनमें विविध सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, अनेक प्रकार के बनाए जा सकते हैं, या अधिगमकर्ताओं को बीजगणित की अवधारणाओं की जो समझ है वो डेवलप करते हैं। तो पैटर्न की बात करें, आकर्षक होते हैं, बेशक आकर्षक होते हैं, लेकिन हमारा आकर्षक उनके होने की वजह से उनका अधिगम में जोड़ना ये मतलब ये सही नहीं है ना। बहुत तरीके के बनाए जा सकते हैं, विविध सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसका अधिगम से सीधा सा रिश्ता नहीं है। अनेक प्रकार के बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो इसलिए कि पैटर्न की समझ से आगे चलकर जो बीजगणितीय अवधारणाएं बच्चों को सीखनी है, उसकी एक बेसिक समझ उनके पहले ही जीवन में जो वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं जिन चीज़ों को, उनके माध्यम से डेवलप हो जाए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। गणित की अपनी भाषा होती है, किसी भी गणितीय समस्या को केवल एक ही हल होता है, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। तो आपको इसमें से बताना है गणितीय प्रकृति के अनुसार कौन सा सही है। तो गणित की अपनी भाषा होती है, बिल्कुल सही है। गणित में अपनी एक भाषा बोली जाती है जिसे आप गणितीय भाषा के तौर पर जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं गणित की समस्याओं ने केवल एक ही विधि द्वारा हल कर सकते हैं, नहीं। इसके एक ही कहीं ना कहीं समस्या के गणित में कई सारे हल हो सकते हैं, है ना। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, बिल्कुल अमूर्त होती हैं गणितीय अवधारणाएं। तो आपका ए और सी सही होगा इस हिसाब से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और ये कहता है कि गणित की पदानुक्रम प्रकृति एवं अवधारणाओं की तार्किक रूप से संचरित संबंधी है, किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कथनों को आपको देखना है और उपयुक्त कथन का आपको चयन करना है। योग की अवधारणा का जब निर्माण आप बच्चे के अंदर कर देते हैं उसके बाद ही गुणन की अवधारणा सिखाते हैं। ये बात सही है, पहले आप बच्चों को जोड़ना सिखाते हैं, उसके बाद ही गुणा तक पहुँचते हैं, है ना। योग और गुणन जो है वो पृथक अवधारणा एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जब आप बच्चे को कहीं ना कहीं योग का कॉन्सेप्ट, एडिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तभी वो जाके कहीं ना कहीं गुणन या मल्टीप्लाइकेशन का वो अवधारणा जो है कॉन्सेप्ट है समझ पाएगा। तो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, ये आपस में लिंक है, क्योंकि योग की मदद से ही आप गुणन की अवधारणा को समझा पाएंगे, ठीक है। गणित की जो अवधारणा है उसका जो मूल्यांकन आप करेंगे केवल और केवल योगात्मक या समेटिव असेसमेंट के तौर पे करेंगे, तो ये बात भी गलत है। ऐसा नहीं है, हम चाहें तो गणितीय अवधारणाओं के बच्चों का अगर मूल्यांकन करना है तो उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी यूज में बेहतरीन तरीके से आ सकता है ना। तो इस हिसाब से बी और सी कट जाएंगे। डी वाला देखते हैं, संख्या ज्ञान का विकास योग घटाव की अवधारणा से पहले होना चाहिए। बिल्कुल सही है, जब आप संख्या ज्ञान बच्चों को करा देंगे तभी तो जाके उसे योग और घटाव की अवधारणा के बारे में परिचित कराएंगे। तो ए और डी आपका सही आंसर होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। गणित पेडागोजी का जो डर शायद आपके मन में है वो कुछ दूर हुआ होगा, और एग्जामिनर ने किस तरीके के क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं इसकी समझ भी आपको थोड़ी लगी होगी। बाकी और इसके मैथ पेडागोजी से रिलेटेड मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा। आई होप कि आप ये प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और बेहतर डे बाई डे हो रहे होंगे। तो अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें ज़रूर दें, जिससे हमें ये पता चले कि एक्चुअल में आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में है। वो कहीं ना कहीं हमें एक डायरेक्शन देने का काम करती है कि आगे किस तरीके की चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।